देखिए जी बेटे, आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है टेंशन। टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो देखिए टेंशन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात हमेशा समझनी है, टेंशन एक फोर्स होती है। क्या है? फोर्स। लेकिन ये वाली फोर्स जो होती है एक रिएक्शनरी फोर्स है। कैसी फोर्स है? रिएक्शनरी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। सबसे पहले समझिए इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो होती है, कोई भी नेचर के अंदर हर एक सिस्टम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और हर दो पार्टिकल के बीच का अपना डिस्टेंस फिक्स होता है। कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, अगर इन दो पार्टिकल के बीच का कुछ डिस्टेंस है और मैं इन दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगा दूं और इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो इन्हें पसंद नहीं आता। तो ये अपने उसी डिस्टेंस को क्या करना चाहते हैं? मेंटेन करना चाहते हैं। तो मेंटेन करने के लिए अगर मैं दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज किया है तो ये क्या करते हैं? उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इस डिस्टेंस को वापस लाने के लिए। अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को कम कर देता हूं तो ये उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इधर जाने के लिए। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो फोर्स होती है किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में जो अपनी प्रेजेंट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स के अगेंस्ट एक उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शनरी फोर्स डेवलप करते हैं। बात समझ में आई? दिस फोर्स इज नोन एज क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो टेंशन किसे कहते हैं, अब ध्यान से सुनना है। तो मैंने जैसे कि बताया टेंशन एक फोर्स है, लेकिन कौन सी फोर्स है? एक रिएक्शनरी फोर्स है। और ये किसके बीच में डेवलप होती है? किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में डेवलप होती है, मतलब ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो टेंशन इज ए इंटरमोलिकुलर रिएक्शनरी फोर्स होती है। देखो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये होता है बेटे कि ये मान लो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ठीक, ये एक वॉल है, दिस इज वॉल। तो यहां से इस रस्सी को पकड़ के हमने ना इस डायरेक्शन में खींच दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो जैसे इस रस्सी पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इस रस्सी को चलना चाहिए, चलना चाहिए ना बेटे। अगर फोर्स है तो न्यूटन के नियम से इसे चलना चाहिए। अगर ये नहीं चल रही, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इस रस्सी पर कोई नेट फोर्स जीरो कर रहा है, तो कौन कर रहा है? तो हम देखते हैं ये वॉल कर रही है। तो ये वॉल इस रस्सी पर पक्का इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। इसका मतलब इस रस्सी पे लगने वाली जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, वो कितनी है? जीरो। इधर की जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है उतनी डायरेक्शन में ये वॉल इस रस्सी को इधर खींच रहा है। इसलिए इस रस्सी पर नेट फोर्स जीरो और इसलिए रस्सी कहीं नहीं चल रही। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को एक आदमी इस डायरेक्शन में खींचता है और दूसरा आदमी उतनी फोर्स से इस डायरेक्शन में खींचता है, तो ये रस्सी इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो एक बात तो समझ में आती है कि जब किसी एक बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होती है, नेट मतलब टोटल फोर्स जीरो होती है, तो वो बॉडी कोई एक्शन नहीं कर सकती। तो किसी भी बॉडी के चलने के लिए न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बोला है, किसी भी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। अगर नेट फोर्स होगी तो बॉडी को चलना ही पड़ेगा, वो उसकी प्राइमरी कंडीशन है, उसको अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बदलना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है तो ये अपनी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं बदल सकता। अब गौर करके देखिए, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, दुनिया भर के पार्टिकल से मिलकर बनी है ये। अब इमेजिन करिए हुआ क्या एक्चुअली में। हुआ ये कि ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट थे। अब मैंने इस वाले एक पार्टिकल को पकड़ा और इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी नीचे। अगर मैंने इस पर फोर्स लगा दी तो ये तो एक्शन दिखाएगा भाई अपना। तो यहां से पहले इनके बीच का डिस्टेंस, सबके बीच का डिस्टेंस फिक्स था, लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल गया। और हर दो पार्टिकल के बीच का अपना एक डिस्टेंस फिक्स होता है, जैसे कि इन दोनों के बीच का अपना एक डिस्टेंस फिक्स था और ये डिस्टेंस कितना सपोज टू बी r0 है। अब इन दोनों के बीच, सबके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ही सबका। अब मैंने इस वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? पहले से इंक्रीज हो गया। ये इसे पसंद नहीं आता, इन दो सिस्टम पार्टिकल को ये पसंद नहीं आता। अब जो कि इस पे फोर्स लगाइए, ये वापस तो जा नहीं सकता, एक्शन है। तो ये पार्टिकल क्या करता है? इस वाले पार्टिकल पर एक फोर्स लगा के इस अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करना चाहता है? डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहता है। या तो खुद चल के यहां से यहां चला जाए, या तो खुद चल के यहां से यहां चला जाए, जो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी है। तो ये क्या करता है? दूसरे वाले पार्टिकल को खींच के अपनी तरफ ले आता है। ये बात समझ में आई? अब ये इसको अपनी तरफ लेके आता तो ये वाला इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता, तो ये इस पे फोर्स लगाता, ये इस पे फोर्स लगाता। अल्टीमेटली सब एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचता है, ये इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है। सारे पार्टिकल एक दूसरे को एक तरफ खींचना शुरू करते हैं। तो सब पार्टिकल पर एक फोर्स काम कर रही है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में।
ये क्यों लग रही है फोर्स? क्योंकि सब पार्टिकल एक दूसरे से अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। पक्की बात है। तो अगर सोचो कि अगर इस वाले पार्टिकल को हमने खींचा और इस वाले पार्टिकल ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो इसने इसको अपनी तरफ एक एक्शन दिया तो खींच लिया। तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि अगर ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है तो ये भी तो इसे अपनी तरफ खींचेगा एक फोर्स के थ्रू। तो ये वाली जो फोर्स, अब ये वाला पार्टिकल इसको हमने फोर्स लगा के खींचा तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। अब जब डिस्टेंस बढ़ गया तो ये वाला पार्टिकल इसके साथ डिस्टेंस पहले वाला रखना चाहता है, तो पहले वाला रखने के लिए ये वाला पार्टिकल तो कोई मूव कर नहीं पाता, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाता है, फिर ये वाला इससे मेंटेन करने के लिए इधर फोर्स लगाता है। सब एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये बात समझ में। लेकिन अगर इस वाले पार्टिकल ने इस वाले पार्टिकल पर एक एक्शन दिया और इससे अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके आर नोट कर लिया, तो ये वाला पार्टिकल न्यूटन के थर्ड नियम से क्या करेगा, इस वाले पार्टिकल पर भी इसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पर एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यही रिएक्शनरी फोर्स क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी तरह से ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सब पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाएंगे। दिस रिएक्शनरी फोर्स इज नोन एज क्या? टेंशन। अब तू ये बता, ये वाला पार्टिकल था, ये पार्टिकल इधर जाएगा या इधर जाएगा? आंसर है कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी है? 0 है। हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर। लेकिन इस पर रिएक्शनरी फोर्स कहां काम कर रही है? इधर। तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी है? 0। इसी तरह से इस पार्टिकल पर भी 0, इस पार्टिकल पर 0, हर एक पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी है? 0। लेकिन हर पार्टिकल पर नेट फोर्स 0, लेकिन हर पार्टिकल के बीच में क्या हो गई? एक रिएक्शन की फोर्स डेवलप हो गई। ये जो रिएक्शनरी फोर्स लग रही है अप्लाइड फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हर दो पार्टिकल अपने डिस्टेंस को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, कोई कहीं नहीं चलता। दिस रिएक्शनरी इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नोन एज क्या? टेंशन। ये बात समझ में आई बेटे बात? तो टेंशन इज बेसिकली व्हाट? तो टेंशन एक रिएक्शनरी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में काम करती है। किन्हीं भी, कहीं किसी को बिठा लो, इन दो, कोई भी दो पार्टिकल उठा, सबके बीच में तो टेंशन काम कर रही है। यहां पे टेंशन काम कर रही है, यहां पे टेंशन काम कर रही है, सभी के बीच में तो टेंशन काम कर रही है। तो टेंशन इज ए रिएक्शनरी इंटरमोलिकुलर फोर्स विच एक्ट अगेंस्ट द फोर्स। क्या काम करती है? विच मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को क्या करती है? ये मेंटेन करती है। दिस रिएक्शनरी फोर्स इज नोन एज क्या? टेंशन। तो टेंशन के बारे में बोलूंगा अगर मैं, टेंशन बेसिकली है क्या? तो टेंशन इज ए इंटरमोलिकुलर reactionary tension is an intermolecular reactionary force which act force to maintain टू पार्टिकल्स। अब एक बात सुनो, अब ये जो टेंशन है, ये टेंशन कहाँ लग रही है? हर दो पार्टिकल के बीच में लग रही है। ये टेंशन कहाँ लग रही है? हर दो पार्टिकल के बीच में लग रही है। यहाँ देखो, हर जगह तो लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन होती है किसी भी एक स्ट्रिंग में, वो क्या होती है? स्प्रेड होती है थ्रू आउट द लेंथ। इस पूरी स्ट्रिंग पे क्या है? टेंशन डिस्ट्रीब्यूट है और एक बराबर है। अब दूसरी बात समझना बेटे बात, तो टेंशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरी रस्सी के ऊपर कहीं भी चले जाओ, हर जगह क्या है? टेंशन है। दिस इज टेंशन। एक बात। अब दूसरी बात सुन, यहाँ पे ये वाले पार्टिकल के बारे में सोच, जो कोई एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये नियर बाय पार्टिकल, तो इस वाले पार्टिकल को वॉल किधर खींच रही है? अपनी तरफ, इधर। नहीं है बेटे समझ? तो वॉल इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींच रही है। अगर वॉल इस डायरेक्शन में खींच रही है तो ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो ये इधर जाना नहीं चाहता, तो ये डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहता, तो ये फोर्स किधर लगाएगा? इधर। दिस इज नोन एज क्या? टेंशन। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि टेंशन की व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, टेंशन की क्या डायरेक्शन है, तो सीधी सी बात है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के उल्टे डायरेक्शन में होती है। यहां पे मेरा कॉन्टैक्ट क्या था? इधर था, तो टेंशन कहां थी? इस डायरेक्शन में। यहां पे कॉन्टैक्ट कहां पे था? इधर, तो टेंशन क्या है? उल्टे डायरेक्शन में।
तो टेंशन कहां होती है कि स्ट्रिंग में? थ्रू आउट द लेंथ होती है। कैसी होती है? एक बराबर होती है। नंबर दूसरी बात, तो जो टेंशन अगर यहां पे डेवलप हुई है, अगर यहां पे टेंशन 5 न्यूटन की है तो पक्का इस स्ट्रिंग में इस एंड पर भी 5 न्यूटन की होगी। यहां 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 सब जगह, ये इधर सब बराबर बराबर होंगी। तो पहली बात, एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसी टेंशन पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे डेवलप होगी। नंबर दूसरी बात, टेंशन की डायरेक्शन कहां होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट बनेगा पक्का टेंशन की डायरेक्शन उसके उल्टे डायरेक्शन में होगी। और नंबर तीसरी बात, एक स्ट्रिंग के अंदर दो कॉन्टैक्ट हो गए तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू रहेगी रिमेन सेम रहेगी। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के दो कॉन्टैक्ट है, तो इन पूरी स्ट्रिंग के अंदर कैसा आएगा? टेंशन एक बराबर। अगर ये कॉन्टैक्ट बदल गए, जैसे कि एक ही रस्सी है, इसके साथ मैंने एक ब्लॉक को लगाया, एक ब्लॉक यहां पे लगाया, एक रस्सी ली, एक ब्लॉक यहां लगाया और एक रस्सी से इसे खींच दिया। अब मैं बोलूंगा कि टेंशन इस वाली स्ट्रिंग में कैसी रहेगी? दोनों में एक बराबर। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट यहां पे है तो इसके कॉन्टैक्ट के अपोजिट एक टेंशन लगेगी, तो इसके कॉन्टैक्ट के अपोजिट एक टेंशन है, लेकिन इस टेंशन की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग पे एक बराबर होगी। ये टेंशन कितनी है? T1, ये कितनी है? T1। लेकिन ये स्ट्रिंग क्या, ये कॉन्टैक्ट कैसा दोनों का? अलग अलग हो गया। तो यहां से यहां तक का टेंशन एक बराबर होगा, लेकिन टेंशन हमेशा कॉन्टैक्ट के उल्टे डायरेक्शन में लगती है। तो टेंशन कितना है? T2, यहां पे कितना है? T2। लेकिन यहां की लगने वाली टेंशन इस वाली टेंशन के इक्वल नहीं होगी। एक स्ट्रिंग पे लगने वाली टेंशन की वैल्यू एक जैसी रहती है, लेकिन अगर मेरी स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल गई। अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। नहीं है बेटे बात समझ में? तो ये बात बहुत जरूरी है। और तीसरी और अहम बात, चौथी और अहम बात, एक स्ट्रिंग के अंदर नेट टेंशन कितना होता है? नेट 0। अरे ये टेंशन इधर है और ये टेंशन इधर है, तो नेट टेंशन कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? तो इसका मतलब देयर आर द 4 थिंग यू मस्ट हैव टू नो। द फर्स्ट थिंग इज दैट द टेंशन स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ इक्वली। नंबर दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे नहीं समझा? तो जहां भी कॉन्टैक्ट होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगी। द वैल्यू ऑफ द टेंशन विल बी इक्वल थ्रू आउट द लेंथ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। नंबर तीसरी बात, जो नेट टेंशन होगी किसी भी एक स्ट्रिंग में वो कैसी रहेगी? रिमेन कितनी रहेगी? 0। नेट टेंशन कितनी होती है? 0 होती है। और एक स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। ये 4 बातें जिससे आप पूरे टेंशन को समझ पाएंगे। समझ आई मेरी बात? तो अगर मैं नोट करके यहां पर बात लिखूं तो देखिए, नंबर फर्स्ट, टेंशन स्प्रेड इक्वली थ्रू आउट द लेंथ। नंबर दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन always opposite to the direction of point of contact। नंबर तीसरी बात, in a given string the value of tension रिमेन सेम। और नंबर फोर्थ बात, नेट टेंशन इन ए गिवन स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0। चलें आगे। कॉन्टैक्ट, तो जहां पे मेरा पॉइंट होगा कॉन्टैक्ट का, इधर कॉन्टैक्ट है तो फ्रिक्शन टेंशन कहाँ होगी? इधर। इसका कॉन्टैक्ट रस्सी के साथ इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगी। नहीं है समझ में? वो फ्रिक्शन कह रहा हूं, टेंशन उल्टे डायरेक्शन में होगी। अब अगली बात सुनिए, आप टेंशन की एप्लीकेशन देखिए, टेंशन को हम यूज कैसे करेंगे ना। देखो, इसके बाद आता है कनेक्टेड मोशन। अब कनेक्टेड मोशन को बड़े ध्यान से सुनिए। कनेक्टेड मोशन किसे कहते हैं? कनेक्टेड मोशन कहते हैं जब कोई एक स्ट्रिंग दो डिफरेंट मासेस के साथ कनेक्ट होती है, 2, 3, 4, 5 खूब सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, वो अलग अलग डिफरेंट मासेस के साथ कनेक्ट है। ठीक है भाई साहब?
या एक स्ट्रिंग दो डिफरेंट मासेस के साथ कनेक्ट है, तो कनेक्टेड मोशन किसी भी एक सिस्टम का मोशन होता है। किसका होता है? सिस्टम किसे कहते हैं? मान लो एक रस्सी है, इस रस्सी के एक एंड पे हमने एक वजन बांध दिया, एक वजन यहाँ पे बांध दिया, और हमने क्या करा, यहाँ से इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में खींचने लगे। तो अगर मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचूंगा, इस बॉडी को, तो ये वाली बॉडी वहीं रुक जाएगी? कोई नहीं, ये बॉडी भी इसके साथ साथ चलेगी। फिर से देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, और यहाँ से मैंने एक रस्सी पकड़ी और इसको इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचने लगा। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इस बॉडी पर फोर्स मैं कितनी लगा रहा हूँ? F। तो अगर मैं इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ F, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी बॉडी चलना शुरू करेगी? कौन सी बॉडी पहले चलेगी? दोनों साथ में चलेगी, दोनों साथ में चलना शुरू होगी। ये बॉडी चलेगी और ये वाली बॉडी दोनों एक साथ चलना शुरू होगी। अच्छा, कौन फास्ट चलेगा? दोनों बिल्कुल बराबर चलेगी। इसका मतलब ये हुआ, कनेक्टेड मोशन किसी भी एक सिस्टम का वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के मोशन को अफेक्ट करता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर खिसकेगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर खिसकेगा। जो एक्सेलरेशन इसकी होगी वही एक्सेलरेशन इसकी भी होगी, और इस पूरे सिस्टम के अंदर यहां से यहां तक इन दोनों के मोशन के बीच में टेंशन की वैल्यू भी कैसी रहेगी? एक समान रहेगी। ये वाला मोशन क्या कहलाता है? कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन इज द मोशन ऑफ द सिस्टम इन विच द वन ऑफ द मोशन इज अफेक्टेड द मोशन ऑफ अनदर मेंबर, इज नोन एज क्या? कनेक्टेड मोशन कहते हैं। और इस कनेक्टेड मोशन को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे देख, ये यहां पर एक पुली है, पुली देखिए आप लोगों ने गांव में कभी गए हो तो, या पानी वगैरह भरते हैं उससे, दिस इज पुली। ये बॉल के साथ ऐसा फिक्स है पुली। आपने देखा ना, वो कुएं से जब पानी निकालते हैं रस्सी से, तो एक फ्रिक्शनलेस एक राउंड शेप में एक कंपोनेंट होता है जो अपनी एक्सिस पर ही क्या करता है? घूमता रहता है। या आपने देखा होगा कि जो सामान वगैरह ऊपर चढ़ाते हैं 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे, तो क्या करते हैं? एक सामने पुली लगा देते हैं और रस्सी पकड़ के उससे खींचते रहते हैं। या सबमर्सिबल करते हैं तो देखा होगा इस तरह से चक्री सी होती है, वो चक्री के ऊपर रस्सी को पकड़ के ऐसा खींचते रहते हैं, तो दिस इज पुली। ठीक, तो ये पुली है। इस पुली के ऊपर हमने क्या करा? यहाँ पर दो मासेस कनेक्ट कर दिए। ये मास सपोज टू बी m1 है और ये मास कितना है? m2। आप देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका मास ज्यादा होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि ये नीचे है, तो इसका मतलब m2 अभी कैसा है? ग्रेटर है m1 से। लेकिन तुम सोचो, अगर m1 यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे भी जाएगा तो क्या m2 वही m1 वही रहेगा? तो वो भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। और हमें पता है कि अगर ये यहां से इसका जो एक्सेलरेशन इसका होगा, जितनी वेलोसिटी से ये आगे चेंज करेगा अपने मोशन को, उतनी वेलोसिटी से ये ऊपर चेंज करेगा। तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, उतने एक्सेलरेशन इसका कैसा होगा? ऊपर की तरफ होगा। नहीं है बेटे बात समझ में? तो आप मुझे देख के बता सकते हैं कि इन दोनों बॉडी का मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, अब जरा देखना, ये वाली बॉडी, ये बॉडी कहां जा रही है? ये बॉडी नीचे जा रही है, तो जहां पे इसका कॉन्टैक्ट है उसके उल्टे डायरेक्शन में तो जा रही है। भाई इसका कॉन्टैक्ट इधर है तो ये इसके अपोजिट जा रही है। अगर मैं इस ब्लॉक को यहां बनाऊं m2 को, तो m2 इधर जा रहा है जबकि इसका कॉन्टैक्ट तो इधर है। अच्छा, अब इस वाले स्ट्रिंग को देखना, ये वाली स्ट्रिंग कहां जा रही है? तो आंसर है ये स्ट्रिंग अपनी टेंशन के डायरेक्शन में जा रही है। तो जहां पे इसका कॉन्टैक्ट है उसी डायरेक्शन में तो जा रही है। तो ये मैंने बना दिया किसको? दिस इज m1। तो m1 कहां चल रहा है? जिधर टेंशन है, दिस इज टेंशन। तो आप बता सकते हो ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी आप क्या कह रहे हो? तो बिल्कुल, क्योंकि पुली का काम ही क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना होता है। क्या काम होता है? अभी आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में इस बॉडी को खींच रहा हूं और मैं पुली लगा के इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, ऐसे नीचे खींच रहा हूं, तो दोनों में टेंशन, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों में टेंशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसमें खींचने के लिए मुझे मुसीबत होती है, काफी फोर्स लगानी पड़ती है, जबकि उसी काम को करने के लिए मैं पुली की हेल्प से करता हूं तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पुली का काम ही क्या है? डायरेक्शन को बदलना, और डायरेक्शन को बदलने से काम क्या है? हमारे एक्शन को कम कर देना। नहीं है बेटे बात समझ में? तो पुली का रोल ही है कि जो ऐसे वाले मोशन है उसकी डायरेक्शन को बदल देना है। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन कैसी थी? सेम। तो अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से खींचूंगा तो जो एक्सेलरेशन इसका वही एक्सेलरेशन तो इसका भी होगा, इट्स ट्रू। और जितना ये चलेगा उतना ये भी चलेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक्सेलरेशन की सेम। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है? ये भी कनेक्टेड मोशन है और ये भी कनेक्टेड मोशन है, दोनों ही कनेक्टेड मोशन है।
अब जरा देखो इसमें आराम से, अब इसमें हमें करना क्या है, तो तुम्हें पता है इस बॉडी का वेट कैसे काम करेगा, m2g। अरे ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी हमेशा, इसका वेट भी कैसे काम करेगा, नीचे, दिस इज m1g। लेकिन टेंशन क्या होती है, हमेशा कॉन्टैक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अब टेंशन लगेगी कहां, तो टेंशन किस में लगती है, टेंशन स्ट्रिंग्स में लगती है, रॉक में लगती है, रस्सियों में लगती है। बात समझ में आ गई? बट टेंशन एक रिएक्शनरी फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, लेकिन ये रिएक्शनरी फोर्स किसके लिए बोला जाता है, टेंशन, किस रिएक्शनरी फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं, जब वो रस्सी में लगती है। और अभी आप पढ़ोगे अलग अलग चीज होती है, जैसे ही एक रबड़ में हम फोर्स लगाते हैं तो रबड़ ऐसा चलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे रबड़ को छोड़ते हैं तो रबड़ वापस नहीं आती। तो अभी भी हमने क्या करा, रबड़ को जब पकड़ के खींचा तो दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया। जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को उल्टे डायरेक्शन में खींचेगा, लेकिन जब उल्टे डायरेक्शन में खींचता है और हम फोर्स को हटा देते हैं तो ये वापिस आता है, आता नहीं आता। तो इस वाली जो फ्रिक्शन, ये वाली जो रिएक्शन की फोर्स थी, इस केस में, रबड़ के केस में, स्टील के केसेस में, इस वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? तो फोर्स वही है इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन ये जब इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती चली जाएगी। तो जब ये रबड़ के केस में देखते हैं तो ये वापस ले आती है, लेकिन एक स्ट्रिंग को ऐसा पकड़ के खींचते हैं, इसको छोड़ते हैं, लेकिन ये रस्सी वापस नहीं जाती, नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो टेंशन है, इस वाली रिएक्शन की फोर्स को यहां पर टेंशन बोलते हैं, जबकि रबड़ में वापस आता है तो उसे क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। रिस्टोर मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, रिस्टोर करना। बात समझ में आने बेटे? बात तो समझ में आ जाना, टेंशन बोलते का मतलब क्या, ये कहां लगा रहे हैं हम, स्ट्रिंग्स में लगा रहे हैं। डन? तो देखो जी, तो ये कॉन्टैक्ट है ना, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में टेंशन होगी। यहां पे कॉन्टैक्ट किसके साथ है, इसके साथ, तो यहां आंख बंद करके लगा दो, टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। यहां पे कॉन्टैक्ट कहां पे, यहां पे, तो टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। इस रस्सी कॉन्टैक्ट यहां पे, तो टेंशन की डायरेक्शन यहां होगी। और मैंने पता है एक स्ट्रिंग में जब एक स्ट्रिंग का कॉन्टैक्ट दो पॉइंटों के साथ होता है तो उसमें पूरे में टेंशन की वैल्यू कैसी रहती है, रिमेन सेम। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा। अब ना इसमें हमें ये निकालना है कि इस बॉडी पर टेंशन कितना है या एक्सेलरेशन कितना है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इस पर टेंशन कितना है या इस पे एक्सेलरेशन कितना है, ऐसी चीजों को निकालने के लिए इसमें फिजिक्स में हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ये सिर्फ इतना छोटा केस नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड से केस आएंगे और आप देख के समझ भी नहीं पाएंगे करना क्या है। जैसे कि देखो, इसीलिए इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प लेते हैं। जैसे कि एक पुली है, ध्यान से सुनना बेटे, इस पुली के पास यहां पर एक मास लटका हुआ है ये वाला, लेकिन यहां पर हमने एक पुली इसके साथ और कनेक्ट कर दी ऐसी, और यहां पर एक दूसरे मास कनेक्ट है, ये वाला मास, एक है मास कितना, दिस इज ये m1 मास है, और ये मास कितना, सपोज टू बी m2। यहां पर हमने क्या करा, एक पुली और कनेक्ट कर दी इसी तरह से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। और यहां पर मास क्या करा हमने, ये वाला, यहां पे मास कनेक्ट कर दिया m3, और यहां पर एक दिस वन। सर टेंशन नेगेटिव हो सकता है? नहीं, टेंशन तो टेंशन है, फोर्स है बस, वो तो रिएक्शन देगी हमेशा। मैं इधर दूंगा तो इधर बनेगी, उधर दूंगा तो इधर बनेगी। अब इधर देखिए जरा, यहां पर इसी तरह से यहां पर क्या करा, एक मास को लटका दिया, ये कितना m3 और ये कितना है m4। अब कोई मुझसे पूछता है कि इसमें टेंशन कितनी है, यहां पे टेंशन कितनी है, यहां पे टेंशन कितनी है, तो क्या टेंशन की वैल्यू एक जैसी रहेगी? नहीं। तो देखो जरा ऐसे केसेस में क्या होता है, अब तू देख यहां से ये पूरे सिस्टम का मास इस पुली पे देखूं तो सारा मास इसी पे तो लटक रहा है। इसका मतलब ये सारा सिस्टम कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ, पूरा सिस्टम। तो ये कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें और इसमें एक्सेलरेशन कितनी है, a1। लेकिन ये वाला सिस्टम तो अलग हो गया, इसमें इस वाले पार्टिकल पर देखो इसका मास कम है, लेकिन इसका मास कैसा है, टोटल ज्यादा है। तो इसमें ये सारा पार्टिकल कैसे जाएंगे, नीचे की तरफ, दिस इज a2। इसमें कितना a1, तो ये सारे नीचे जाएंगे, तो ये ऊपर कितना जाएगा, दिस इज ये वाला पार्टिकल, ये सारे कितने से आएंगे, दिस इज a2। अरे पूरे तो नीचे जाएगा सिस्टम, लेकिन ये वाला कैसे जा रहा है, दिस इज a2। लेकिन इस वाले पार्ट में देखेंगे, इस वाले पार्ट में तो इसमें एक्सेलरेशन अलग है। इसका मास कितना है m4, इसका मास कितना है m3, तो ये नीचे जाएगा कितना, a3 एक्सेलरेशन से, तो ये कितना जाएगा, a3। और सुन, यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी है, T1, और इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे तो टेंशन की वैल्यू T1। लेकिन एक स्ट्रिंग में तो टेंशन एक बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर तो ये दूसरा स्ट्रिंग आ गया, तो इसमें टेंशन की वैल्यू कैसी होगी, अलग, T2। इसी तरह से यहाँ पर कितनी होगी, T3। तो तुम एक साथ देख रहे हो, सब पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है और टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस को आप एक नजर में एक सिंपल कैलकुलेशन सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए फिजिक्स में हमें क्या बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम। किसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बड़े एक सिंपल से शब्द में समझ लो। फ्री बॉडी डायग्राम एक वो डायग्राम होता है जिसमें किसी भी एक बॉडी पे लगने वाली फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। एक बॉडी पे लगने वाले मोशन को मुझे कैलकुलेट करना है,
तो किसी भी बॉडी पर मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि मोशन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स। तो किसी बॉडी के चलने और ना चलने के लिए जिम्मेदार होता है नेट फोर्स। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी पर लगने वाली टोटल फोर्स को पूरे सिस्टम से हम अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं कि इस बॉडी पे जो टोटल फोर्स लगी है कैसे लगी है, कैसे न लगी, वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरे पे ज्यादा लग रही है, दूसरे पे कम लग रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ एक बॉडी पे लगने वाली फोर्स से मतलब है। ये बात समझ में बेटे बात? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सुन, इस वाले केस की बात करता हूं, अभी ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे अभी हम। इसमें एक बात नोटिस करो, मुझे किस पे फोर्स निकालनी है, तो मुझे इसमें बताना है कि इसमें कितना मोशन हुआ, इस वाली बॉडी पे। तो इस वाली बॉडी पर हम इस तरह से एक ब्लॉक बना देते हैं ऐसा, इसका ना इस बॉडी को बिल्कुल हमने सेपरेट बना लिया। क्या कर लिया? सेपरेट। तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी भी एक सिस्टम से किसी एक पार्ट जिसके मोशन को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसे बिल्कुल अलग करके उसी के मोशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज का फ्री बॉडी डायग्राम। बात समझ में बेटे बात? तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम करते क्या है, इसको सिंपल शब्द से बोलेंगे एफबीडी, इन विच we have to isolate या free the body in which motion is from the system। समझ आ गया बेटे बात? ये एक सिस्टम क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि ये दोनों एक ही साथ तो हैं। सिस्टम की तो डेफिनेशन ये है कि दोनों का मोशन कैसा होता है? एक जैसा होता है। नहीं है बेटे बात समझ में? तो देख भाई, जैसे कि मैंने बोला यहां से फ्री बॉडी डायग्राम आ रहा है नीचे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं? एफ बी डी। आंसर है M1 के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? M1 के लिए। ये तो है M1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो यहां पर लिखो M1, कितना आ गया? M1। नीचे कितनी तरफ फोर्स लग रही है इस पे? M1G। अरे ये तो लग रहा है M1G। ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? टेंशन T। और बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा है? ऊपर है। अब देख के बता सकते हो इसमें से टेंशन बड़ा है या M1G बड़ा है? कौन सा बड़ा है भाई ऋषभ? कैसे पता चला? एक्सेलरेशन को देख के पता चला, क्योंकि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बड़ी होती है। तो टेंशन भी तो एक फोर्स ही है। तो इसका मतलब ये हुआ टेंशन की डायरेक्शन कैसी है? ज्यादा है। तो टेंशन ज्यादा है, इसमें से माइनस करो किसे? M1G को। तो नेट फोर्स आ गया। फोर्स कितनी होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नहीं आया समझ में? इसी तरह से अब आगे देखियो, आ जाएगा। इधर देखिए, अब यहां पर देखिए इस वाले केस में, अब इस वाली बॉडी का मुझे मोशन निकालना है। किसका निकालना है? इस वाली बॉडी का मोशन निकालना है। अगर इस बॉडी का मोशन निकालना है तो हम लिखेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर। देखो जी, तो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2। तो M2 के लिए बनाना है तो इस M2 पे लगने वाली फोर्स को हमें क्या करना है? बिल्कुल सेपरेट कर लेना। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे कि दिस इज ब्लॉक, ये कितना मास है इसका? M2। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? M2G। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन। और बॉडी कैसे जा रही है? नीचे। तो कौन बड़ा है? M2G। इसमें से माइनस कर लो। तो M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू A। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड को, अब मुझे क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? टेंशन की। तो दोनों को सोल्व कर लो। तो फोर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? टेंशन। तो मैं इन दोनों वैल्यू को क्या कर सकता हूँ? दूसरे के साथ डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ से तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। अपॉन में कितना है? M2G माइनस टेंशन अपॉन में M2 इंटू A। A से कट गया, इसे मल्टीप्लाई करो तो T M2 माइनस M1 M2G इज इक्वल टू M1 M2G माइनस M1T। इसको उठा के इधर ले जाओ। तो जब मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो T M2 प्लस M1T इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 2 M1 M2G। इसमें से T अगर मैं कॉमन लूँ और इसको नीचे डिवाइड करूँ तो 2 M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई। नहीं आया समझ में?